कैसे हो आप सब। हम लोगों ने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर और सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, करंट इनफाइनाइट वायर, ठीक है, और सर्कुलर लूप। उन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आज देखते हैं अपन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे देखिए एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अगर ये कंप्लीट सर्कुलर रिंग होता, करंट कैरिंग कंप्लीट सर्कुलर है ना, कंप्लीट सर्कुलर रिंग होता, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे कितनी होती है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, जिसकी वैल्यू आई थी म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ सर्किल है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। देखिए कंप्लीट सर्किल के लिए है ना, अगर रेडियस r था, करंट आई फ्लो हो रहा था, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो आई थी म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, ठीक है। तो ये क्या है, इसका हाफ है ना, इसका हाफ है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इसका हाफ होगा। वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कुलर रिंग के लिए म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, ठीक है। मान लीजिए अपने पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो एंगल थीटा सब्सटेंड है, इस तरीके से मान लीजिए सेमी सर्कुलर रिंग है, दिस इज सेमी सर्कुलर रिंग है ना, दिस इज रेडियस r, दिस इज ऑल्सो रेडियस r, ठीक है, एंड दिस इज एंगल थीटा। उसमें मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है i, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है i, सेमी सर्कुलर रिंग है, सॉरी सेमी सर्कुलर नहीं है, मतलब एक आर्क है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड फॉर एनी एंगल थीटा is given by mu naught I upon में 4r into में थीटा, ठीक है। ये वैल्यू होगी किसी भी थीटा एंगल के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी भी थीटा एंगल के लिए। बाकी हम लोग जानते हैं डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए क्लॉकवाइज सेंस है ना, करंट का सेंस क्या है, क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड द प्लेन, ठीक है। इसमें भी देखिए क्लॉकवाइज सेंस है, इसमें भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन। इसमें देखिए सेंस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज विल बी आउट ऑफ द पेज, ठीक है। डायरेक्शन तो हम लोग फिंगर रूल्स जो हम लोगों ने पढ़ा था, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द डायरेक्शन ऑफ थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट से हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बाकी आपका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस तरीके से होगा, सेमी सर्कुलर रिंग होगा तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, ठीक है। और अगर कंप्लीट रिंग होगा आपका तो इसमें होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, जस्ट डबल, और फॉर एनी एंगल थीटा दिस इज गिवन एज म्यू नॉट आई अपॉन में 4r इनटू में थीटा, ठीक है। नोट करिए, इस पे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, बोर्ड पे एक लूप बनाया गया है, सेमी सर्कुलर लूप है, ठीक है, और इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, इस लूप में करंट आई फ्लो हो रहा है। आपको बताना है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इस पॉइंट ओ पे है ना। क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये रेडियस जो है, इनर रेडियस जो है, ये छोटे वाला जो सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका जो रेडियस है वो r1 है। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डायरेक्शन की। देखिए डायरेक्शन किधर है ना, आउटसाइड, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा इनर रेडियस के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनर विल बी गिवन एज v इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4r, एक्चुअली r नहीं r1 होना चाहिए, ठीक है। रेडियस r1 है तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4r1, ठीक है। अगर हम बात करें आउटर रेडियस की है ना, आउटर जो आर्क है, सॉरी आउटर जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें भी करंट कितना है, आई है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर आउटर विल बी गिवन एज म्यू नॉट आई अपॉन में 4r2, ठीक है। अब इसका जो डायरेक्शन था देखिए, v1 का जो डायरेक्शन है ना, vi का जो डायरेक्शन है इनर वाले सेमी सर्कल का, वो क्या है, आउटसाइड है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड, ठीक है। इसका देखिए v आउटर का जो है वो क्या है, इनसाइड द प्लेन, तो इसका हो जाएगा इनसाइड द प्लेन, ठीक। अगर मान लीजिए मैं
इनसाइड द प्लेन पॉजिटिव लेता हूँ, है ना, इनसाइड द प्लेन, या फिर आउटसाइड द प्लेन अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ, आउटसाइड द प्लेन अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ, तो बी नेट एट ओ, ठीक है। एक चीज और है, देखिए यहाँ पे जो वायर, इसमें भी करंट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए था, लेकिन ये जो लाइन है ना, वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है जहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना, वेक्टर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए इस स्ट्रेट वायर की वजह से, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस सेमी सर्कल की वजह से मिलेगा और इस वाले सेमी सर्कल की वजह से मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम मानते हैं कि इन साइड आपका क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी आउटसाइड आपका पॉजिटिव है, तो बी नेट एट ओ विल बी गिवन एज म्यू नॉट आई अपॉन में 4r1 माइनस म्यू नॉट आई अपॉन में 4r2, ठीक है। यहाँ से आप चाहो तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 1 अपॉन में r1 माइनस 1 अपॉन में r2। ये वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की एट पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी है, ठीक है। देखिए समझिए और इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस ये जो आर के ऊपर था, ये जो सेमी सर्कल था, इनर सेमी सर्कल, उसको अंदर की जगह हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया है। क्वेश्चन सेम है, बी पे, सॉरी पॉइंट ओ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इनर की बात करेंगे, R1 की बात करेंगे। तो बी इनर सेमी सर्किल विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4r1, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए फिंगर्स को कर्ल करिए, थंब का डायरेक्शन इनसाइड है, तो ये हो जाएगा इनसाइड, ठीक है। अगर हम बात करें आउटर रेडियस की, है ना, इसकी अगर हम बात करते हैं, इसके लिए देखिए बी आउटर विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4r2। इसका डायरेक्शन देखिए किधर है, इसका भी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो ये भी अंदर की तरफ हो जाएगा। बी नेट जो होगा एट ओ विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4, दोनों ऐड हो जाएगा, 1 अपॉन में r1 प्लस 1 अपॉन में r2, ये वैल्यू होगा, ठीक है। नोट करिए फिर। देखिए क्वेश्चन है, एक पूरा कंप्लीट रिंग है, ठीक है। यहाँ पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से करंट इन हो रहा है, करंट की वैल्यू आई है, ठीक है। और पॉइंट बी से करंट बाहर निकल रहा है, और ये जो दोनों लेंथ है, वो ए और बी जो दोनों लेंथ है, वो कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है आपका सेंटर ओ पे, ठीक है। तो ए और बी आपका सेंटर ओ से पास हो रहा है, आपको बताना है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर ओ पे कितना होगा। चलिए ठीक है, मान लीजिए इधर करंट आया I1 और इधर करंट आया I2, सेम रिंग है, सेम मटेरियल का है, ठीक है। तो I1 प्लस I2 विल बी इक्वल्स टू I, जितना करंट आएगा उतना ही करंट बाहर निकल रहा है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम I1 के लिए अगर लिखें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, देखिए इनसाइड द प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड मैं दोनों का लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका भी लिख रहा हूँ और इसका भी लिख रहा हूँ, इस वायर की वजह से भी लिख रहा हूँ और इस वायर की वजह से भी लिख रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 अपॉन में 4 पाई r इंटू में थीटा, ठीक है। इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन में 4 पाई r इंटू में टोटल एंगल कितना होता है 2 पाई माइनस थीटा, जो हो जाएगा कंप्लीट आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बी ए माइनस बी बी, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2, दोनों पैरेलल में है, ठीक है। अब R1 मान लीजिए ये लेंथ है, R2 आपका ये लेंथ है, मतलब रेजिस्टेंस इसका R1 है और इस कंप्लीट का कितना है R2 है। अपने को पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं I1 L1 इज इक्वल्स टू I2 L2,
ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि I1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I1 विल बी इक्वल्स टू I2 इंटू में L2 अपॉन में L1। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। ठीक है, तो अब देखिए करंट जो है इसको नोट करिए, थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा इसको। चलिए ठीक है, ये से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे अपने को सारी वैल्यूज पता चल गई है, ये रेशियो पता चल गया है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अपने को पता है कि लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू में थीटा होता है। वो रेशियो अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से ये दिखेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, इक्वल है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल। ठीक है, आप सारी वैल्यूज रखोगे, I1 की वैल्यू I2 के टर्म में या फिर I2 की वैल्यू I1 के टर्म में आप रखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उस टर्म में रखोगे। L2 जैसे ये लेंथ हो गया, ये लेंथ कितना हो जाएगा, दिस लेंथ विल बी R इंटू में 2 पाई माइनस थीटा, और ये लेंथ कितना होगा, R इंटू में थीटा। वो सारी वैल्यू जब आप रख करके सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। बट डायरेक्शन देखिए, ये क्या है, I1 की वजह से जो है वो इनसाइड है, I2 की वजह से क्या जो है वो क्या है, आउटसाइड है। मतलब बी नेट एट O विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, याद करिए एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, वो स्क्वायर वाला क्वेश्चन अगर आपको याद है। देखिए वो भी एक लूप बना था, सेम वायर से बना हुआ था, एक लूप बनाना था। दे रखा था कि ये पॉइंट जो है वो सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, पॉइंट को पूछ लिया था कि ये करंट आई है और ये करंट यहाँ से आई निकल रहा है, पूछ रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये थीटा कुछ भी हो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे केसेस में ध्यान रखिएगा, सिर्फ ऐसे केसेस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऑलवेज जीरो। कहाँ पे, सेंटर पे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। ये इसका छोटा सा डेरिवेशन था, डिस्क्रिप्शन था, इसमें आप लोग वैल्यूज रख के सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअली बोर्ड मेरा काफी छोटा है, इसलिए मुझे बस एक्सप्लेन करना था कि बी की वैल्यू एट सेंटर ऐसे केसेस में जब वायर इस तरीके से आए जो कि सेंटर से पास हो। ठीक है, ऐसे केसेस में ओनली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, जैसा कि हम लोगों ने एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आप चाहो तो इस तरीके से देख सकते हो, ऐसे करंट आई आया और आई निकल गया। ठीक है, सेंटर से पास होता हुआ पूछ लिया कि सेंटर पे कितना होगा, तो अपने को पता है अगर ये सेंटर है तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, तो जो करंट यहाँ होगा आई डैश, वही करंट यहाँ भी होगा आई डैश। अब देखिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ, और इसकी वजह से क्या है, बाहर की तरफ है, और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, बट अपोजिट होगी। इसके यहाँ पे बी नेट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, मतलब ये थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ दे रखा है थीटा। ठीक है, बट दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ऐसा केसेस आएगा तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक इनफाइनाइट वायर था, उसको इस तरीके का शेप दिया गया है। ये क्वेश्चन है, एक इनफाइनाइट वायर था, उसको इस तरीके का शेप दिया गया है। ये यहाँ से देखिए इनफाइनाइटली नीचे से आया हुआ है, और यहाँ से ये एक सेमी सर्कुलर रिंग का शेप लेता है और यहाँ से निकल जाता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसकी वजह से, इस कॉम्बिनेशन की वजह से, इस अरेंजमेंट की वजह से पॉइंट ओ पे, जो कि क्या है, सेंटर है इस सेमी सर्कुलर रिंग का, उस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, बी एट ओ विल बी इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड कर दें। देखिए ये क्या है, एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई इंटू में डी। डी की वैल्यू कितनी है, आर। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि इसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्या, देखिए थंब को अपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखिए, सॉरी करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए। आपका जो पाम को हम लगा रहे हैं, पाम का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, है ना, थंब ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ है, इसलिए मेरा थंब ऊपर की तरफ है, मेरा पाम जो है वो अंदर की तरफ है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है, इस वायर की वजह से। दूसरा, इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से कितना होगा, इसकी वजह से होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए कर्ल करिए अपने फिंगर्स को, जो डायरेक्शन होगा आपका थंब का वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसकी वजह से किधर है, अंदर की तरफ है। ठीक है, और ये वायर देखिए पॉइंट ओ से ही पास हो रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो बी नेट एट ओ, है ना, वैल्यू कितनी हो जाएगी,
ये प्लस ये दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर। ठीक है, तो यहाँ से कुछ वैल्यू कॉमन लीजिए, तो बी नॉट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर कॉमन लिया, अंदर बचा 1 अपॉन में 5 प्लस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, 3 डायमेंशनल फिगर है, ये आपका y, ये x है, ये y है और ये z एक्सिस है। z एक्सिस के अलावा एक वायर आया है और इस तरीके से एक सेमी सर्कल बनाता है एक्स वाई प्लेन में, और उसके बाद वापस ये z एक्सिस में लौट जाता है। करंट जो है इसमें वो है I। ठीक है, करंट इन द लूप इज, करंट इन द वायर इज I। ठीक है, पूछ रहा है सेंटर पे, यहाँ पे पॉइंट O मान लीजिए, तो पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसकी वजह से। देखिए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर है, इस तरीके से आया हुआ है ना, इनफाइनाइटली गया हुआ है ये। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, देखिए ये दूरी कितनी है r, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी की वैल्यू r। ठीक है, डायरेक्शन देखिए, थंब को रखिए, देखिए ये z एक्सिस में बाहर की तरफ है ना, तो अंदर की करंट जो है वो अंदर की तरफ गया हुआ है, करंट का ये देखिए थंब को हम लोगों ने अंदर की तरफ किया, और पाम रूल के हिसाब से इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, मतलब माइनस जे की डायरेक्शन में, माइनस जे कैप के डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। ठीक है, ये भी डिस्टेंस देखिए आर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए ये भी क्या हुआ है, बाहर निकला है ना, आपका करंट जो है वो बाहर निकला है, देखिए बाहर की तरफ निकालिए, और आपका जो पाम है वो क्या है, नीचे की तरफ है। ठीक है, मतलब इस केस में भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो माइनस जे कैप के डायरेक्शन होगा, मतलब माइनस वाई एक्सिस में होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेमी सर्कुलर रिंग की। तो रिंग की वजह से देखिए डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, और उसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर, और डायरेक्शन किधर होगा, देखिए डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ, मतलब माइनस जेड एक्सिस, मतलब माइनस के कैप, माइनस के कैप। तो हम बात करेंगे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड की, तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नेट विल बी इक्वल्स टू, नीचे लिख देता हूँ, बी नेट विल बी इक्वल्स टू, ये देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर माइनस जे कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर माइनस के कैप। ठीक है, ये वैल्यू होगा आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, ऐसे 3D स्ट्रक्चर में आप इस तरीके से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन है आपका स्ट्रेट वायर का और एक सेमी सर्कुलर रिंग का। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है एक्चुअली, ये वायर को जब हम इस तरीके से रैप कर देते हैं, ठीक है, ये बनता है सोलेनॉइड। ठीक है, इसका अगर हम लोग एक्चुअल डायग्राम बनाएं तो देखिए हॉलो या सॉलिड सिलेंडर होता है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होता है। बेसिकली आपका सिलेंडर क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर होता है, उसके ऊपर जब हम लोग वायर्स को रैप करते हैं, है ना, हनी सिंह वाला रैप नहीं, ठीक है, वायर्स को लपेटते हैं इस तरीके से। गड़बड़ हो गई, ये गया, ये गया।
ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फटाफट इसको बनाना है। ठीक है, इस तरीके से हम वायर को रैप करते हैं, लपेट देते हैं जब, तो ये जो अरेंजमेंट होता है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं सॉलिनॉइड। करंट कैरिंग वायर होता है, इसमें करंट गया, घुमा और बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट होता है, दिस इज व्हाट सोलेनॉइड। ये क्या है आपका नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, ये हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, और ये क्या है आपका वायर से जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है, दिस इज व्हाट सोलेनॉइड। ठीक है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कितना होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको नोट करिए, फिर हम लोग बात करते हैं इस पर। देखिए, सोलेनॉइड का जो छोटा सा स्ट्रक्चर था मैंने बनाया हुआ है, ये आपका सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल आपका वायर है। वायर में मतलब सिलेंड्रिकल शेप का कोई स्ट्रक्चर है, कोई सिलेंडर है। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने वायर को इस तरीके से रैप किया हुआ है। करंट फ्लो हो रहा है इसमें आई। ठीक है, इस तरीके से करंट आपका अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज एल और इसका जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, एन लिखा हुआ है यहाँ पे एक टर्म, एन इज इक्वल्स टू एन बाई एल लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर मान लीजिए टोटल लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, तो स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब इसी सोलेनॉइड को अगर हम बीच से काट दें, बीच से अगर हमने काट दिया, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर हम देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, ये जो डॉट डॉट है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे से करंट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और जो क्रॉस है यहाँ से करंट क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। ठीक है, और हमको किसी पॉइंट पे आपको मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए अपने को इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, ये और ये एंगल मान लीजिए आपका θ1 है। ठीक है, और ये एंगल आपका θ2 है। दिस एंगल इज θ2। एक मिनट होल्ड करिए। और यहाँ से x डिस्टेंस पे जा करके dx का छोटा सा स्ट्रिप लिया है। ठीक है, ये छोटा सा स्ट्रिप लिया हमने dx का। तो इस dx में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, देखिए पर यूनिट लेंथ कितना n है, तो नंबर ऑफ टर्न्स dn विल बी इक्वल्स टू n इंटू में dx। इतने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। अब इसकी वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अपने को यहाँ पे। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन में 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हम लोग डिराइव कर चुके हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एक्सिस, सॉरी ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। ये देखिए ढेर सारे रिंग्स ही तो हैं। ठीक है, और इसमें कितने टर्म्स है, n इंटू में dx, तो यहाँ पे लिख दिया n इंटू में dx। ठीक है, ये छोटा सा आपका मिल गया मैग्नेटिक फील्ड इतना, म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब इसको थीटा के टर्म में अगर हम लिखें, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग थीटा पे जा करके, स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, छोटा हो गया है। ठीक है, थीटा पे जा करके डी थीटा का हम लोग स्ट्रिप लेते हैं, दिस इज व्हाट डी थीटा। कहाँ पे जा करके, थीटा पे जा करके डी थीटा का छोटा सा स्ट्रिप लिया। ठीक है, उसके टर्म्स में अगर हम लिखें तो देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है r, बेस कितना है x। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x विल बी r इंटू में cot थीटा। ठीक है, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ r cot का क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस टू cosec स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा। ठीक है, बहुत छोटा होने की वजह से काफी प्रॉब्लम होती है, कोई नहीं, यहाँ तक की बात समझ में आई। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज उठा करके हम लोग यहाँ पे अगर पुट करें तो देखिए वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू। तो आइए देखते हैं, इस सारी वैल्यूज को उठा करके इसमें पुट करते हैं, तो dB
इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू में एन इंटू में डी एक्स की वैल्यू देखिए कितनी है, माइनस ऑफ आर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा, ठीक है, अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू देखिए कितनी है, आर कॉट थीटा, आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, ठीक है। हाँ, तो ये वैल्यू आएगी आपका, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद डीवी की वैल्यू ये आएगी। यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद मैं रफ करके यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, अपना बोर्ड छोटा है। तो अब अपने को कुछ नहीं करना है, बस इसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो θ1 से लिमिट होगा आपका θ1 से लेकर के θ2 तक। यहाँ पे एंगल आपका θ2 था, ये एंगल आपका θ1 था, ठीक है। ये एंगल देखिए आपका θ1 था, और यहाँ से ये जो इधर वाला एंगल था वो कितना था, θ2 था, दिस इज θ2, ठीक है। तो अपना लिमिट कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब θ1 से θ2 तक, ठीक है। उसको नोट करिए, फिर मैं इसको रफ करूंगा। हाँ, तो देखिए इसको रीअरेंज करने पे ये वैल्यू आएगी, वैल्यू विल बी माइनस ऑफ म्यू नॉट एन आई आर क्यूब कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में 2 विद इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, ठीक है। यहाँ से इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं, माइनस ऑफ म्यू नॉट एन आई आर क्यूब कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में 2, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आर स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, ठीक है। ये वैल्यू आएगी। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। दिस इज व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, मतलब इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, द वैल्यू विल बी माइनस ऑफ म्यू नॉट एन आई आर क्यूब कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में 2 आर क्यूब इंटू में कॉसेक क्यूब थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आएगी। अब देखिए स्क्वायर और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉसेक थीटा, ठीक है। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू निकल के आती है यहाँ से म्यू नॉट एन आई, ऊपर कुछ नहीं बच चुका है। देखिए कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉसेक थीटा ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में 2, ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू किसकी है, डीवी की वैल्यू, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेकर के b तक, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए θ1 से लेकर के θ2 तक, लिमिट के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। तो जो कांस्टेंट वैल्यू उसको निकाल लीजिए बाहर, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, कॉस माफ कीजिएगा, कॉस थीटा नहीं, ये साइन थीटा होगा, this is not cos theta, this is sin theta, 1 upon cos theta is what, sin theta, this is sin theta, ठीक है। म्यू नॉट एन आई इंटीग्रेशन ऑफ sin theta will be equals to what, ये माइनस cos theta, ठीक है, माइनस cos theta, और आपका लिमिट हो जाएगा θ1 से θ2 तक, ठीक है। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू निकल के आती है म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, लिमिट रखेंगे, ये वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड।
म्यू नॉट एन आई अपॉन म्यू टू कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ठीक है, तो नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कहीं कहीं बुक में ये कॉस थीटा टू या फिर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू लिखा होता है। उससे क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन क्या होता है वो चेंज होता है, हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी कंफ्यूज होते हैं, वो कब आता है, जब हम लोग थीटा वन ये लेते हैं और थीटा टू यहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो सेंस होता है वो अपोजिट होता है, बट यहाँ पे हम लोगों ने सेम साइड से लिया हुआ है, इसलिए आंसर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर अपोजिट साइड से लिए होते तो वहाँ पे ये कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस माइनस का वैल्यू आता है। ठीक है, देखिए कुछ करना नहीं है, अपने को पता है रिंग अगर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सबका डायरेक्शन क्या होगा, राइट साइड होगा। अगर इस कॉम्बिनेशन की हम बात करें, बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो देखिए सबका क्या होगा, राइट साइड होगा। तो माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपन कॉमन सेंस से डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेशन, ये वैल्यू याद रखिएगा, दैट इज एनफ। ठीक है, बाकी बोर्ड के लिए हाँ इसको आप याद रखिएगा, इसका डेरिवेशन याद रखिएगा। बोर्ड में कभी कभी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका डेरिवेशन पूछ लेता है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है, नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है आइडियल और इनफाइनाइट सोलेनॉइड। ठीक है, उसका अगर स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो देखिए कुछ इस टाइप का होता सेम है, कोई अंतर नहीं होता, सेम होता है। इनफाइनाइट लेंथ का होता है, बस इनफाइनाइट लेंथ को इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का होता है अगर ये लेंथ एल है, ठीक है, ये लेंथ एल है और रेडियस इसका आर है, तो इनफाइनाइट या फिर आइडियल सोलेनॉइड के केस में आपका ये जो आर होता है वो लेस देन एल होता है। ठीक है, मतलब लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और इसकी रेडियस होती है वो क्या होती है, काफ़ी कम होती है। तो इस केस में हम लोग इसको बोलते हैं क्या, आइडियल सोलेनॉइड। अगर ऐसा है तो वो आइडियल माना जाता है। ठीक है, अब इस आइडियल सोलेनॉइड की वजह से अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो देखिए बी का फॉर्मूला क्या था, बी वॉज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जब भी हम लोगों ने डिराइव किया था, म्यू नॉट आई अपॉन म्यू टू कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ठीक है, ये फॉर्मूला आया था आपका म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये फॉर्मूला आया था। अब यहाँ पे देखिए अगर थीटा टू की बात करें, देखिए हम लोगों ने ये एंगल लिया था थीटा वन और ये एंगल लिया था थीटा टू। दिस वॉज थीटा वन एंड दिस वॉज थीटा टू। अगर ये इनफाइनाइट है आइडियल तो देखिए ये दूर तक जाएगा, तो ये क्या होगा, ये लेंथ कम होता चला जाएगा, मतलब टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, मतलब थीटा टू विल बी जीरो इन दैट केस। और थीटा वन देखिए ये जब लेंथी हो जाएगा तो ये इस टाइप से आ जाएगा, मतलब ये इधर हो जाएगा, तो थीटा वन विल बी, थीटा टू विल बी जीरो, थीटा वन विल बी 180 डिग्री। ठीक है, अब ये थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करिए, तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू मिलेगी, बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई अपॉन में टू कॉस जीरो, थीटा टू की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो कॉस जीरो इक्वल्स टू वन माइनस, और कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू माइनस वन, तो माइनस वन। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट सॉरी बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। आइडियल सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखिए म्यू नॉट एन आई होता है। अगर इसको ध्यान से देखिए तो दिस इज व्हाट, कांस्टेंट, वो थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ होगा वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ, मतलब थ्रू आउट द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आ रही बात समझ? ठीक है, आपके अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे आएंगे, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चंस कम आते हैं, बट इसका डेरिवेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है। बट फिर भी आप ये देखिए, ये वैल्यू जो आई वो यही से आई, तो इसका डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन अगर कभी कुछ घुमा देता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस करने की कोशिश करता है, तो ये आपका बेसिक इक्वेशन है, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर द आइडियल और इनफाइनाइट सोलेनॉइड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पर रहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आप लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा था उसके बारे में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसका एक रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, मतलब मिलते जुलते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिक
फील्ड का प्रॉपर्टीज़ अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और उसमें आपको जब डिफरेंस है उसमें भी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।